बताते यार, साउंड नहीं है, इतनी देर बाद कमेंट में कर रहे हो तुम लोग हैं। पहले बता दो यार, जल्दी बता दो। इतनी देर बाद बोल रहे हो। चलो, अब आ रही होगी, है ना? ठीक है, चलो। मैं कह रहा था मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो @केक8pal लिखकर, ताकि आपको मेरे क्लासेस की पीडीएफ और लिंक्स वहां पर अपडेट सारी के सारे मिल जाए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अब तो आ रही है। हम्म, तुम लोग भी मेरे मजे लेने लग गए। टुडे इज माय बर्थडे, नीड योर ब्लेसिंग्स। ओके, चलो, हैप्पी बर्थडे गौरव जी। ओके, आज वैसे और भी हमारे सब्सक्राइबर्स के जन्मदिन है। मेरे पास एक लिस्ट आई थी, आपसे मैंने एक गूगल फॉर्म फिल करने के लिए बोला था, राइट? तो उसमें से काफ़ी लोगों ने गूगल फॉर्म फिल किया है, और उनमें से कुछ सब्सक्राइबर जो हमारी क्लास के हैं, उनके आज बर्थडे है, तो मुझे कहा गया कि उनको विश कर दिया जाए, है ना? पता नहीं वो मेरी क्लास को देखते हैं नहीं देखते, मैं तो विश कर रहा हूँ भाई, है ना? पहले हैं विष्णुप्रिया साहू, दूसरे हैं श्रुति सुमन, तीसरी हैं फराह खान। फराह खान हमारी मेरी क्लास फराह खान देख रही है, कमाल हो गया। और चौथे हैं शाइना ना। आज 7 जून है, मेरे पास लिस्ट के अनुसार इन चारों का जन्म दिवस है। मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं, अगर आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप सभी को शुभकामनाएं, अलॉन्ग विद द गौरव। ठीक है, बहुत जल्दी आपको अनअकैडमी टीम आप कैसे भी कांटेक्ट करेगी, आपको ज़रूर एक अमेजोन वाउचर दिया जाएगा। और अगर आप भी अपना इसी तरह से डिटेल बर्थडे की शेयर करना चाहते हैं और क्लास में कुछ शाउट आउट चाहते हैं, तो आई थिंक डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर हो गई, अमूमन मैं इतना समय लेता नहीं हूँ क्लास में स्टार्ट करने में। आज है आरबीआई की खबर, भाई साहब, आज है आरबीआई की खबर। और अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि खबर बहुत है बड़ी होने वाली है। ठीक है, खबर बड़ी इसलिए होने वाली है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक एनुअल रिपोर्ट आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट 2022-23, उसके यहाँ पर पूरी की पूरी जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, करवाया गया है, बैंक्स की रिपोर्ट, अलग अलग लेवल की रिपोर्ट, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बहुत सब चीजें यहाँ पर एक समराइज फॉर्म में आपको दी हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ने में बहुत समय लगता है। ऐसा कोई 5-7 पेज की रिपोर्ट नहीं होती, है ना? कई 200-300 मैंने देखी नहीं है, फ्रैंकली बोलो, 200-300 पेज की आराम से होगी वो रिपोर्ट। ठीक है, तो वो रिपोर्ट में से कुछ समराइज पोर्शन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, समरी लेकर आए हैं, और उसमें यहां पर देखते हैं क्या है आपकी समरी में। आरबीआई ने यहां पर अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की 2022-23 की। एक स्टैटिक रिपोर्ट है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके आरबीआई के ऊपर देता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यहां पर 2022-23 लिखा है, यानी कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर 23 हो गया?
1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के बीच का ये डाटा यहां पर रहेगा। ठीक है, ओके। इट इज सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं सेक्शन 53(2) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। सेक्शन 53 के तहत यहां पर ये आरबीआई एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है। ठीक है, तो ये तो एक सेक्शन वाइज बात होगी। आज की ये जो न्यूज है थोड़ी सी डाटाबेस न्यूज है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो इसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी टर्म्स आपको ऑलरेडी पता होंगी जो जो आने वाली है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत बीच में जो भी टर्म्स अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं समझा दूंगा आपको। इसको आज पढ़ना ही है, इसमें मैं चलो करते हैं, आपको समझाऊंगा फिर। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा यहां पर एक डाटा दिया गया जो कि आरबीआई के इस रिपोर्ट में उसका जिक्र है। इन्होंने कहा कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% रहेगी यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर 23 में रहेगी, मतलब रह चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया की जो जीडीपी है वो 7% थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में यहां पर 9.1% थी। ये यहां पर एनएसओ का एक डाटा आया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से जुड़ा हुआ। ठीक है, पल्लवी जी पर्सनल प्रॉब्लम है सर, प्लीज हेल्प। पल्लवी जी पर्सनल प्रॉब्लम है तो यहां तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा ना, अभी मैं फिलहाल क्लास ले लूं, बाद में बात कर लें। क्लास के बाद, क्लास जब एंड होने वाली होगी तब आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो आप मुझसे यहाँ ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहते, फिर तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो फिलहाल क्लास कर लें, ये ज्यादा जरूरी है। आपकी प्रॉब्लम को क्लास के एंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्रीज टू 6.7% इन 22-23 फ्रॉम 5.5% इन 21-22। तो यहां पर बात की गई हेडलाइन इन्फ्लेशन की। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो यहां पर 6.7% पहुंचा 2022-23 में एक एवरेज, और जो पीक लेवल पे पहुंचा था वो 7.8% था। अगर आप रेगुलर फॉलोअर है तो आपको पता होगा कि पिछले दिनों में इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन चल रही थी। पिछले साल पूरे के पूरे इन्फ्लेशन पूरे के पूरे एकदम उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे रिलेटेड यहां पर बहुत सारे मेजर्स लिए, जिसमें यहां पर उन्होंने पॉलिसी रेट्स जो थे मॉनेटरी पॉलिसी के तहत उनको एक हाईएस्ट लेवल तक लेकर गए। मतलब पिछले कई सालों में इतने लेवल पर हमारे पॉलिसी रेट्स नहीं पहुंचे थे जो पिछले साल हमें देखने को मिले। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी आती थी एवरी 2 इयर्स बाद उसमें पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज किया जाता था। रेपो रेट वगैरह जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनको इंक्रीज किया जाता ताकि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सके, लोगों के हाथों में जो है पैसा कम पहुंचे, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो सके, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। तो वही इन्फ्लेशन यहां पर लिखा है पीक में चली गई थी, अभी फिलहाल आए आपके 6% से नीचे आ चुकी है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको सेफ जोन मानता है 6% से नीचे वाला, तो वो आ चुका है। लेकिन एवरेज 6.7% यहां पर रहा था। इसके अलावा क्या है, जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट एंड डेट मॉडरेटेड टू 9.4% एंड 86.5%। सो यहां पर कह रखे हैं गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, यानी कि गवर्नमेंट जो यहां पर आपका क्या करती है, गवर्नमेंट जो एक तो पैसा कमा रही है और एक पैसा खर्च कर रही है। अब गवर्नमेंट कम रही है हमारे देश की और खर्च ज्यादा करती है, तो वो जो है वो है डेफिसिट। तो डेफिसिट जो है इंडिया का 9.4% जीडीपी का ये आंकलन किया गया। और जो डेट है यानी कि जो लोन लिया जाता है वो आंकलन किया गया आपका 86.5% जीडीपी का। जीडीपी का 86.5% डेट के फॉर्म में यहां पर हम आपके सामने डाटा है, जो कि यहां पर पीक लेवल पे जो एक 21 में पीक लेवल पे था 13.1%, 89.4%। रीजन बीइंग द कोविड था उस दौरान, इसलिए वो पीक लेवल पर था, क्योंकि इंडिया के पास इनकम आ नहीं रही थी, इकोनॉमी हमारी चल नहीं रही थी, फैक्ट्रीज वगैरह बंद थी, आउटपुट था नहीं, कुछ भी सामान बिक नहीं रहा था, टैक्सेस मिल नहीं रहे थे, तो उस वजह से इनकम काफी कम थी। तो वो डेफिसिट यहां पर उस टाइम बहुत ज्यादा था। और इवन अब डेफिसिट को कंप्लीट करने के हम लोन तो लेंगे, तो वो लोन भी काफी ज्यादा उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट डिक्लाइन फ्रॉम 6.75% इन फाइनेंशियल 22 टू 6.45% ऑफ जीडीपी। अच्छा, एक और चीज है, ये बार बार इसमें कंपैरिजन किया गया डाटा का, तो पिछला डाटा मत याद करना, जो लेटेस्ट वाला 2022-23 का सिर्फ उसी पे फोकस करना। ठीक है, तो यहां पर जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है ये 6.45% पहुंचा यहां पर 2022-23 में। ओके, ये 6.45 यहां पर फिस्कल डेफिसिट आपका पहुंचा इस पीरियड के दौरान। अब फिस्कल डेफिसिट जो है, और यहां पर एक शब्द लिखा है डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट आपका वो डेफिसिट होता है जो कि यहां पर संबंधित होता है आपका कौन से, जिससे आपका इनकम, देखो डेफिसिट शब्द में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, सारी चीजें, इनका मतलब उसमें रेवेन्यू डेफिसिट भी इंक्लूड होता है, फिस्कल डेफिसिट, बहुत सारे उसमें डेफिसिट्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक पार्ट होता है फिस्कल डेफिसिट का, जो कि एक्सक्लूसिव होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का। किस टाइप की इनकम, कि गवर्नमेंट जो है यहां पर क्या खर्चा कर रही है,
ठीक है, क्या खर्चा कर रही है आपके रोड्स वगैरह बनाने में, और गवर्नमेंट को कैसे आप इनकम टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन होती है। और जो अकेला डेफिसिट है ये एक वाइड टर्म है जिसमें और अलग अलग तरीके डेफिसिट शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो यहां पर 6.45% था। तो यानी कि जो ओवरऑल डेफिसिट देखो 9.4% था, उसके अंदर फिस्कल डेफिसिट जो था 6.45% था। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 2.7% था जीडीपी का। ये आपका डाटा दे रखा है अप्रैल से दिसंबर 2022 तक का डाटा दे रखा है, उसके बाद का नहीं है, इन्होंने इतना ही दिया करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट आप किसको कहते हो, सीएडी किसको कहते हो, सीएडी आपका आ जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित। आपके यहां पर इंडिया एक इंपोर्ट इंटेंसिव नेशन है, इंपोर्ट आपका ज्यादा है, एक्सपोर्ट आपका कम है इंडिया का यहां पर। तो जो इंपोर्ट की वैल्यू यहां पर ज्यादा है, आपको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ती है, आपके पास इनकमिंग आएगी नहीं पैसे की, आपको डॉलर चाहिए। आप जब तक एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करोगे तब तक डॉलर कितने आएंगे। इंपोर्ट आप 100 डॉलर का करते हो, एक्सपोर्ट आप 50 डॉलर का करते हो, तो आपको 50 डॉलर और चाहिए ना पेमेंट करने के लिए। तो वही डेफिशिएट हुआ वहां पर कि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और जो डेफिशिएट क्रिएट हुआ उसी को हम यहां पर करंट अकाउंट डेफिशिएट कहते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डेफिशिएट, दैट इज करंट अकाउंट डेफिशिएट, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे इंडिया का है। क्या कर सकते हैं, तो है, तभी तो हमारे इंडिया अभी फिलहाल मेक इन इंडिया की तरफ जा रहा है। इंपोर्ट यहां पर कम कर रहा है, क्यों कम करने की कोशिश कर रहा है कि हम एक इंपोर्ट से एक्सपोर्ट इंटेंसिव नेशन बन सके। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो करंट अकाउंट डेफिशिएट ना बन के करंट अकाउंट सरप्लस बन सके, ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है काफी अच्छी मात्रा में हो सके और हम कल को किसी और देश पर डिपेंड ना रहे। अभी इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है, इसलिए यहां पर जो ग्लोबल लेवल पर कभी भी कोई भी इकोनॉमी में आपका कोई भी आपदा या कोई भी घटना वटना होती है, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर हुई, यूएसए में कोई बैंक यहां पर डूब गए, तो उनका कहीं ना कहीं इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ता है। अगर हम यही एक नेशन ऐसा बन जाए जो एक्सपोर्ट ज्यादा करे, तो इन सारे नेशंस पे थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी कम होगी हमारे देश की, और हम यहां पर एक अच्छे से स्मूथली हमारी इकोनॉमी रन हो पाएगी। ठीक है, तो ये यहां पर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 2.7% रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है, ग्लोबल लेवल की ग्रोथ रेट यहां पर बात की गई है, जो कि 3.4% पर रही। जीडीपी, ग्लोबल लेवल की जीडीपी, पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो इतनी रही यहां पर। ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करो, महंगाई दर की बात करो, तो 8.7% तक पहुंची 4.7% से। ये यहां पर काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, डबल होगी, वैसे डबल एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ नियर अबाउट डबल हो गया यहां पर आपका। और द ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ जो है स्लोड फ्रॉम 10.4% टू 5.1%। ट्रेड ग्रोथ से यहां पर मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कितना किसी दूसरा देश एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, उनका जब टोटल लगाया गया तो वो ट्रेड की जो वैल्यू आई वो पिछले साल के मुकाबले इस बार 5.1% ही रही है। यहां पर ट्रेड जो ग्रोथ हुआ है, पिछले साल ट्रेड, इस साल ट्रेड, जो ग्रोथ हुआ है दोनों में, वो 5.1% रहा। ग्रोथ ऑब्वियस है, किस लिए हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुई, उसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारे देशों में यहां पर रुके हुए थे। ऑब्वियस है, रशिया यूक्रेन साइड पे ही यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, वहां पर ही रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी, वहां पर आपका चीजों बैन थी यहां पर चीजें, तो उस वजह से भी यहां पर इंपैक्ट पड़ता था। तो ये भी एक डाटा फिगर हुई यहां पर। एफडीआई की बात करो, ये जो मैंने फिगर दी है एफडीआई की, ये मैंने कुछ दिन पहले न्यूज में, कुछ दिन पहले क्या, एक दो चार दिन पहले की बात है शायद, एक न्यूज में भी यही चार्ट ऐसा कुछ ही आया था, मैंने उसमें एफडीआई के बारे में आपको बताया था। तो आई थिंक ये सेम टू सेम वही चार्ट है जिसमें हमने सिंगापुर, मॉरिशस, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात की, मैंने टॉप 5 उसमें लिखे थे, तो वही खबर है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना आपके अनुसार, है ना। आगे चलते हैं, एनपीए का डाटा आया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंक में यहां पर लोन ले लिया जाता है और फिर यहां पर लोन को रीपे नहीं किया जाता, उसके अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग टाइप ऑफ लोन्स के हिसाब से, है ना। लाइक दी सीसीओडी है तो उसका जो ब्याज है वो ओवरड्यू हो जाता है, जिसको हम आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। टर्म लोन है तो उसकी ईएमआई ओवरड्यू हो जाती है। एग्रीकल्चर लोन है तो उसका यहां पर आपने ब्याज वगैरह नहीं दिया है तो वो ओवरड्यू हो जाता है। नॉर्मल सीसीओडी टर्म लोन में 90 डेज आंकलन किया जाता है, एग्रीकल्चर लोन में 90 डेज का फंडा नहीं होता, उसमें 2.5 साल का फंडा होता है। तो वो लोन अकाउंट वो 90 डेज या फिर 2.5 साल बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है। ये शॉर्ट एंड समरी में मैंने आपको बताया। इसमें आप ग्रोस एनपीए की बात की है, ग्रोस एनपीए जो है वो बैंक्स का यहां पर रिड्यूस हुआ है, 2018-19 का कंपैरिजन किया इन्होंने और ये पहुंचा है 5.8%।
दिसंबर 2022 का जो डाटा इनके पास अवेलेबल है उसमें 5.8% यहाँ पर पहुंचा, जो कि काफी अच्छा स्तर है कंपैरेटिवली पिछले सालों के मुकाबले। जब यहाँ पर ये फेज था ना, ये काफी बुरा फेज था बैंकिंग इंडस्ट्री का, सारे बैंक्स लॉस में थे, सारे बैंक्स के लोन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे डूब रहे थे, है ना। लेकिन उसके हिसाब से आज की डेट में ये काफी अच्छा है। यहाँ पर ग्रॉस एनपीए कह रखा है, एक और शब्द होता है दैट इज नेट एनपीए। नेट एनपीए में क्या होता है? नेट एनपीए में सिंपल हम ग्रॉस एनपीए में से माइनस कर देते हैं प्रोविजनिंग, ओके, और जो डिनोमिनेटर होता है उसमें भी हम यहाँ पर टोटल लोन्स एडवांसेस में से प्रोविजनिंग को माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास नेट एनपीए की परसेंटेज आ जाएगी। जैसे ये ग्रॉस एनपीए की परसेंटेज है ना, तो नेट एनपीए की परसेंटेज आ जाएगी, और नेट एनपीए की परसेंटेज ऑलवेज लेस देन ही होगी ग्रॉस एनपीए से, क्योंकि ऑब्वियस हमने कोई ना कोई एक फिगर जो है वो ऊपर से माइनस किया, नीचे से माइनस किया, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस ही हो जाएगा, वो जो फाइनल फिगर आएगा मतलब वो इससे कम ही होगा। India's merchandise export at 450.4 billion recorded a growth of 6.7% in financial 23 as compared with the 44.6%। तो यहां पर इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है कोई गुड्स, यानी कोई फिजिकल चीज, कोई टेंजिबल चीज जिसको आप टच कर सकते हो, उस चीज का यहां पर एक्सपोर्ट जो किया गया वो यहां पर $450.4 बिलियन रहा, जो कि यहां पर 6.7% ग्रोथ इसने पिछले साल के मुकाबले दिखाई। उससे पिछले साल यहां पर 44% की ग्रोथ थी एक्सपोर्ट में। इंडिया मर्चेंडाइज इंपोर्ट जो है वो 714 बिलियन रहा, जो कि रिकॉर्ड ग्रोथ उसने दिखाई, 16.5% की उसने ग्रोथ दिखाई, तो ये 714 बिलियन रहा। आप देख लो यहां पर आपके सामने ही है, ये तो केवल और केवल गुड्स का इंपोर्ट है, अभी सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो तो शामिल नहीं किया, ठीक है। तो मर्चेंडाइज इंपोर्ट जो है 714 बिलियन रहा, और यहां पर एक्सपोर्ट जो रहा वो 450.54 बिलियन रहा। तो आप इससे देख सकते हो देयर इज अ डेफिसिट, है ना, इंपोर्ट हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, देयर इज डेफिसिट। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, जो टोटल जो इंपोर्ट होता है ना, वो दो चीजों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो दो चीजों से बनता है, एक बनता है गुड्स से, जो कि फिगर आपके सामने है, एक बनता है सर्विसेज से, ठीक है, एक बनता है सर्विसेज से। तो जो गुड्स से है, ये तो हमारी जो इंडस्ट्री है गुड्स वाली, ये डेफिसिट में चलती है, हमारी इंडस्ट्री डेफिसिट में चलती है, लेकिन सर्विसेज वाली जो है ना, ये सरप्लस में चलती है हमेशा, मतलब जो पिछला डाटा होता है उसके अनुसार सर्विस सरप्लस, यानी कि हम लोग यहां पर जो एक्सपोर्ट करते हैं अपनी सर्विस को वो कहीं ज्यादा है हम इंपोर्ट से, यानी कि हमारे लोगों का जो एक कह सकते हो ना, जो दिमाग है, जो नॉलेज है, इन कंपैरिजन टू द विदेश के लोगों के नॉलेज के हिसाब से ज्यादा है, तभी तो हम सर्विसेज ज्यादा दे रहे हैं। ये सर्विसेज ये भी हो सकती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे से कोई पाकिस्तान में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो दैट इज सर्विस विच आई एम प्रोवाइडिंग टू द पाकिस्तान, है ना, वहां से मुझे पेमेंट भेजी जा रही है पाकिस्तान रुपये की, है ना, तो दैट इज पाकिस्तान से मुझे पैसा आ रहा है। अरे आ नहीं रहा यार, कहीं क्लिप काट के मत डाल देना सर को पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, है ना, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा, है ना, इंडिया में ही पैसा है, पूरा टैक्स जमा कराते हैं, सब कुछ देते हैं उस पर, सारे के सारे जितने टैक्स लगते हैं हम देते हैं, पूरा का पूरा सही साफ सुथरा काम करते हैं, कोई पाकिस्तान से पैसा नहीं आ रहा, मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये सरप्लस में आता है, सर्विसेज जो है वो सरप्लस में है और हमारे गुड्स जो है वो डेफिशिएट में है। ओवरऑल जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ओवरऑल ये सारा का सारा डेफिशिएट में ही आ जाता है, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। गोल्ड इंपोर्ट्स एंड $35 बिलियन डिक्लाइन बाय 24.2% इन 22-23। तो गोल्ड इंपोर्ट जो है वो यहां पर डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, ओके, गोल्ड इंपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। आगे चलते हैं सर कब खत्म होगा, यही मन में सवाल आ रहा है ना, अरे सर आगे चलते किए जा रहे हो आप, सर खत्म तो कर दो अब ना, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कुर्सी की पेटी बांध लो, है ना, फ्लाइट लंबी होने वाली है। सो फाइनेंशियल 23 एज पर द असेसमेंट ऑफ बैंक ग्रुप वाइज फ्रॉड केसेस, वो फ्रॉड केसेस की बात कर रहे हैं, लास्ट 3 साल में फ्रॉड केसेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज्यादा हुए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में यहां पर इन कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर कम हुए हैं। टोटल फ्रॉड जो है वो 13530 केसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए 2022-23 में, जिसमें अमाउंट टोटल 30252 करोड़ इन्वॉल्व थी। 30,252 करोड़ रुपए के अमाउंट के फ्रॉड हुए। फ्रॉड किस में होते हैं? फ्रॉड केवल लोन सेगमेंट में नहीं होते, आपके डिपॉजिट सेगमेंट में भी हो सकता है। कई तरीके के फ्रॉड, अलग अलग तरीके के यहाँ पर फ्रॉड्स होते हैं, जिसमें मेजरली यहाँ पर जो पोर्शन होता है वो यहाँ पर लोन सेगमेंट का होता है। डिपॉजिट सेगमेंट में फ्रॉड यानी कि आपके पास एक एसएमएस आता है ना, इस लिंक पे क्लिक करें और कमाए और लाखों का इनाम जीते, है ना, वो वाला फ्रॉड भी इसी के अंदर इंक्लूड है। जो आप लोग फोन आता है, हेलो मैं इस फलाना फलाना बैंक से बोल रही हूँ, आपको पता है कि आपको यहाँ पर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है,
आप प्लीज एक यहाँ पर आपके पास लिंक आया होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने 1,000 रुपये जमा करा दीजिए रजिस्ट्रेशन के, और आपको 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाएगी आपके अकाउंट में। तो वो वाला जो है वो यहाँ पर फ्रॉड, वो वाला फ्रॉड भी इसी फ्रॉड में आता है। तो ये 30,252 करोड़ के फ्रॉड, टोटल केसेस 13,530 करोड़ के केसेस हुए हैं। ठीक है, ओके। फ्रॉड्स ऑन एडवांसेस विच इंक्लूड्स विलफुल लोन डिफॉल्ट। विलफुल मतलब कुछ लोग यहां पर लोन लेकर जानबूझ के पैसा नहीं देते, लाइक दी माल्या, नीरव, है ना, इन जैसे लोग यहां पर आपके विलफुल लोन डिफॉल्ट करते हैं। हैव डिक्रीज इन लास्ट 2 ईयर्स, ये कम हुए हैं, है ना। ये 1.3 लाख करोड़ थे किसी टाइम पे, तो अब 28,792 पहुंचे हैं यहां पर आपका। और ये यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इसमें यहां पर 70% यहां पर टोटल योगदान रहा। यहां कह रहे थे कम हुआ है, एक सेकंड। रिपोर्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेयर पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू फ्रॉड। अच्छा, अमाउंट वाइज यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा है, नंबर वाइज यहां पर आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा है। ठीक है, अमाउंट वाइज लेगा, अमाउंट वाइज विलफुल, ये विलफुल है, तो विलफुल लॉन डिफॉल्ट में अमाउंट वाइज यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं ही था, मैं सुबह ऐसे ही, मैंने सुबह 2 प्लस क्लासेस ली हैं, मैं प्लस क्लास नहीं ले रहा था, यही काम करूंगा मैं। प्लस क्लास से पैसे तो आ जाएंगे, प्लस क्लास लेकर सुबह 2 प्लस क्लासेस लिए हैं। एक तो वैसे ही वो कोई पता नहीं क्या इश्यू था, दिख नहीं रही थी क्लास, क्या पंगा हो गया था आज प्लस क्लास में, वो चल नहीं रही थी। दूसरी तो सुबह सुबह 6 बजे तो ली है मैंने, है ना। मैं प्लस क्लास लूंगा, उससे पैसे आ जाएंगे, मैं फ्रॉड करके पैसा कमाऊंगा। इसमें तो इसमें वो नहीं है ना, इसमें 100 कॉल आएंगे, उसमें से एक आधा पकड़ेगा, है ना। प्लस क्लास लेके तो पक्का पैसा है, 1 नंबर का पैसा है, टैक्स पे वाला पैसा है। क्या यार, कुछ भी सोचते हो तुम लोग। अच्छा, ये आरबीआई की टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर में आई है, जो ये हमने कुछ दिन पहले देखा था, गवर्नमेंट को यहां पर इन्होंने ये पैसा जो है ट्रांसफर किया था, याद है आपको, है ना। मैंने बताया था आपको गवर्नमेंट को इतना सरप्लस ट्रांसफर किया उन्होंने, तो वही यही अमाउंट है। इनकम इनकी इतनी हुई है, एक्सपेंडिचर इनका इतना हुआ है, और सरप्लस इनका इतना हुआ है ना। अब डिफरेंस मत निकालने बैठ जाना, सर ये डिफरेंस तो निकल नहीं रहा, ऐसा मत बोल देना सर ये डिफरेंस गलत है सर। 7,7,0, हाँ यार डिफरेंस गलत क्यों लग रहा है मेरे को, 2,2, ये तो 0 होना चाहिए था, 5,3 ये 2 होना चाहिए था, ये 4 सही है ना, ये 7 सही है, ये 8 सही है ना, है तो सही। 87,416 नहीं, ये तो 20 बन रहा है, 8,7,420 बन रहा है भाई। 4 पॉइंट का कहाँ घपला है, यही तो फ्रॉड होता है, और क्या। 4 पॉइंट खा गया भाई, 4 करोड़ खा गया भाई, है ना। चलो जो भी है, जैसा भी है ना। और लग मत जाना सर कैलकुलेशन मिस्टेक है सर जी, करंट अफेयर्स की क्लास है, मैथ की क्लास नहीं है, छोड़ो। ठीक है, चलो, शुक्र है, होगी खत्म। अब ये जो न्यूज है, अब ये न्यूज को यहां पर आपके हवाले वतन साथियों, मैंने छोड़ दिया इस न्यूज को आपके हवाले। जहां जहां पर मैंने फोकस किया डाटा पे, पहली चीज इस न्यूज में याद क्या क्या करना है वो चीज अब सुन लो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक तो तुमने टाइम पास किया होगा इस न्यूज में, मुझे पता तुमने कुछ नहीं किया होगा। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि कपिल सर बता देंगे क्या क्या याद करना, फिर वही याद करेंगे, अभी क्यों मत्था मारे। देखो, पहली चीज तो इसमें ये बात है कि एक न्यूज है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी न्यूज याद रखनी है, छोड़ कोई भी नहीं चीज सकते। दूसरी चीज, इसमें जो अभी का डाटा है ना, लेटेस्ट वाला डाटा है, केवल वही याद रखना, प्रीवियस ईयर का डाटा कोई भी याद नहीं रखना। ठीक है। तीसरी चीज ऐसी है कि जब मैं यहां पर आपको वीकली फाइल दूंगा, मैं आपको वीकली फाइल दूंगा, तो यही जो है, जो ये पूरा पूरा न्यूज है, ये आपको टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। वीकली फाइल में ये फॉर्म टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगी, और बढ़िया तरीके से मिल जाएगी, तब आपको टेबुलर फॉर्म में इस न्यूज को याद करने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, वीकली फाइल आपको 1-2 दिन में मिल ही जाएगी, सैटरडे को मिल जाएगी। तो अगर तब तक आप इस फॉर्म में याद रख लो, उसके बाद रिवीजन आप वीकली वाली फाइल से कर लेना, टेबुलर फॉर्म से, तो आपका यहाँ पर सारी की सारी समस्या हल हो जाएगी। ये एक्चुअली न्यूज लंबी बड़ी रही है, लेकिन जब टेबुलर फॉर्म में आएगी ना तो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से तसल्ली से करना और हो जाएगी। बोझ मत लेना केवल आज ही में मुझे सारी न्यूज याद रखनी है, मैं हमेशा कहता हूं इस तरह की न्यूज को समय लेकर किया करो, बोझ मत बनाया करो कि आज ही मुझे याद रखनी है। ठीक है, ओके। आज समय है, मिलता है समय, कर लेना। आज न्यूज थोड़ी सी कम भी है, तो अगर समय मिलता है तो कर लेना, नहीं समय मिलता तो आधी आज कर लेना, आधी कल कर लेना। अगर बिल्कुल और समय नहीं है तो सिर्फ थोड़ी आज कर लेना, थोड़ी कल कर लेना, थोड़ी परसों कर लेना। ठीक है, चलो अगली खबर पे चलते हैं, जो कि आई है, बजाज फिनसर्व ने साइन किया एमओयू महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत 5,000 करोड़ रुपए
पुणे में यहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा। सो बजाज फिनसर्व यहां पर आपका महाराष्ट्र के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत यहां पर पुणे में 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड बजाज फिनसर्व ने महाराष्ट्र के तहत यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया। वहां पर आपका कुछ ना कुछ नई इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह में यहां पर बजाज फिनसर्व उनकी मदद करेगा, ठीक है, फंडिंग देगा बजाज फिनसर्व। एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कौन सी एनबीएफसी के साथ यहां पर टाई अप किया है जिसके तहत 5,000 करोड़ रुपीस पुणे महाराष्ट्र में इन्वेस्ट किए जाएंगे? राइट आंसर बजाज फिनसर्व। या फिर बजाज फिनसर्व ने महाराष्ट्र के साथ टाई अप किया, कितनी अमाउंट यहां पर पुणे में दी जाएगी? 5,000 करोड़। या फिर वे सारा पूछ दे देंगे और पूछेंगे कौन सी सिटी में किया गया, तो पुणे विल बी राइट आंसर। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन इसमें से बनेगा, ठीक है, ओके ओके। सो ये महाराष्ट्र के बारे में, नीचे कैपिटल, चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर के बारे में। चलो अब अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर आई है यहां पर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत इंडिया का अपने आप में पहला नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी और डैम्स यहां पर एस्टेब्लिश किया गया। सो यहां पर नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी और डैम्स यहां पर एस्टेब्लिश किया गया, इंडिया का अपने आप में पहले तरीके का। किसके द्वारा किया गया है? मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत काम करता है। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का डिपार्टमेंट नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप वहां पर किया है। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट से जो ये हेडलाइन है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि किसने किसके साथ टाइप किया, किस पर्पस से टाई अप किया है, ये पूछा जा सकता है। क्या एस्टेब्लिश किया गया है? नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक फॉर सेफ्टी डैम्स, यानी कि जो डैम्स हैं उनको इस तरह से बनाया जाएगा कि अर्थक्वेक यहां पर उन पे ज्यादा उनका प्रभाव ना पड़े, अर्थक्वेक के ऊपर, अर्थक्वेक का इनके ऊपर प्रभाव ना पड़े। इसके लिए उन्होंने 30 करोड़ रुपए भी यहां पर मंजूरी दी है इस सेंटर को बनाने के लिए, चलाने के लिए अगले 5 साल के। तो अगले 5 साल के लिए 30 करोड़ रुपए यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस सेंटर के लिए यहां पर देने के लिए रेडी है। इसमें सिस्मिक हजार्ड, डेवलपिंग नए डैम्स बनाना, अगर फिलहाल जो अभी डैम्स हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है अर्थक्वेक से, उसको समझाना, उसको करना, ये सब यहां पर रहेगा, ठीक है। तो ये यहां पर आपकी पूरी की पूरी न्यूज आती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से, नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी और डैम्स। अब यहां पर आपकी बात करते हैं आज के ज्ञान की। करें बात आज के ज्ञान की। चलो आज हम सीखते हैं, क्या सीखेंगे? आज बात आई है अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक सीखें थोड़ा सा, आज अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है। चलो अर्थक्वेक के बारे में आज आपको बताता हूं। अर्थक्वेक, भूकंप, है ना, बहुत बार आता है, बहुत जगहों पर आता है, ठीक है। हाल फिलहाल में मैं दिल्ली में था, जब मैं SBA PO के मॉक इंटरव्यूज लेने गया था, वहां पर दिल्ली में ऑफलाइन इस साल मैंने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, तो लेने गया था, तो मैं वहां पर होटल में था। उस वक्त होटल में मेरे साथ मौजूद थे कुछ और भी शख्स, आपके चहेते अंकुश लांबा सर भी मौजूद थे, कौशिक मोहंती सर भी मौजूद थे। उसी दौरान हम सभी लोग यहाँ पर आराम से गुफ्तगू कर रहे थे, है ना, होटल के गार्डन में बैठकर, है ना। और उस दौरान आपकी जो स्मृति मैम है वो पृथ्वी के साथ कहीं ऊपर रूम में थी। उसी दौरान भूकंप आया वहाँ पर, दिल्ली के इलाके में काफ़ी भयंकर भूकंप माना जाता है, 7 पॉइंट पर गया था मैग्नीट्यूड पर, और हमें पता नहीं चला, तब वो लोग वहाँ पर नीचे भाग कर आए, है ना। और काफ़ी माहौल गरमाया हुआ था, हमें पता नहीं था, ऊपर से भूकंप और ऊपर से माहौल गरमाया हुआ, क्योंकि मैं साथ में नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि मेरी हालत उस टाइम क्या हुई होगी, बाद में मुझे कितना सुनने को मिला होगा कि अपने दोस्तों के साथ आप गुफ्तगू करने में बिजी थे, यहाँ पर भूकंप आ गया, आपको पता नहीं चला, ये है वो है, तरह तरह की बातें। शादी के बाद ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो वहाँ पर ज़मीन के अंदर भी भूकंप आया था और हमारे गृहस्थी में भूकंप आ चुका था उस रात को। तो खैर उस भूकंप की बात नहीं करते, गृहस्थी के भूकंप की, क्योंकि उसका अनुभव आपको अपनी शादी के बाद अपने आप से होना शुरू हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं उस भूकंप की जो कि जमीन के अंदर होता है। वो जमीन के अंदर का भूकंप आता कैसे है? जमीन के अंदर का भूकंप जो है वो यहां पर जमीन, जो धरती माँ है, हमारी धरती माँ है ना, धरती माँ फट जाती है, भूकंप आता है। एक्चुअल में धरती माँ फटती क्यों है? धरती माँ के अंदर यहां पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, है ना। आपने सुना होगा कोर, मेंटल, क्रस्ट, लिथोस्फेयर वगैरह कई नाम सुने होंगे। उसमें एक होता है एस्थेनोस्फेयर, होती है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर में यहां पर आपकी जो धरती होती है वो काफी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी होती है।
बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग, पूरी दुनिया बेसिकली अलग अलग प्लेट से ही बनी हुई है ना। अगर आपने थोड़ा बहुत जाना होगा कि पहले जो मैप था वो एक्चुअल में ऐसा नहीं था। पहले जो इंडिया था, किसी टाइम पे इंडिया जो था बिल्कुल साउथ साइड में था, है ना। धीरे 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 खिसकता 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 ऊपर से कुछ आया, नीचे से कुछ जमीन खिसकी, तो आपस में आकर जुड़ गए, तो इंडिया या ये चाइना वाइना सारे आपस में जुड़ गए और बन गया, है ना। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ये धीरे 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 खिसकती हैं और बहुत कम खिसकती है, इतना अनुभव नहीं होता। अभी भी हम पढ़ रहे हैं, अभी भी मैं खड़ा हूं तो नीचे कुछ ना कुछ जमीन खिसक रही होगी, लेकिन इतनी सी खिसकती कि फील नहीं होता आपको, राइट। आपस में ऐसे ऐसे बड़ा ही स्लो मूवमेंट आपस में कर रही है और कई सालों बाद जाकर ये जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये जब जुड़ती है ना तभी पहाड़ बनते हैं। जो पहाड़ बनते हैं, हिमालय कैसे बने, जब एक साउथ से कोई एक जमीन चलती 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 आ रही है, ऊपर से जमीन चलती 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 आ रही है, जब वो आपस में जुड़े तो यहां पर चाइना और इंडिया के बीच में माउंट एवरेस्ट टाइप की पहाड़ बहुत सारे खड़े हो गए, क्योंकि वो एकदम से ऐसे जुड़ रही है आपस में। अब एक जगह आके फंस गई, अब क्या होगा, अब जब कोई चीज फंसी है तो वो चीज ऐसे होनी शुरू हो जाएगी, पहाड़ बनने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये चीज पहाड़ की कहानी है। अब उसी तरह जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अब टेक्टोनिक प्लेट्स जो जमीन के अंदर हैं, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जमीन के अंदर आपस में टकराती हैं, जब ये आपस में टकराती हैं, तो अगर ये हल्की सी ऐसे ऊपर की तरफ चला जाए तो वहां पर झटके महसूस होने शुरू हो जाता है। ये एस्थेनोस्फेयर में यहां पर होता है और ये झटके टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से होते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स यहां पर दो तरीके से टकराती हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट होता है जो मैंने अभी आपको समझाया, आपस में जा रही हैं और ऐसे करके टकरा गई, और डाइवर्जेंट होता है दोनों दूर दूर, मतलब कि बीच में से चीर फाड़ हो गया जिनका, जैसे बीच में से लावा निकलता है ना, ज्वालामुखी निकलता है, तो डाइवर्जेंट होता है, बीच में ज्वालामुखी निकला। कन्वर्जेंट आपस में टकरा के ऐसे खिसक गई आपस में, दैट इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और यहां पर जहां पर ये टकराती हैं, जहां पर टकराती हैं उसको सबडक्शन जोन कहते हैं, ठीक है, उस जोन को कहते हैं। अब ये जैसे ही टकराई टेक्टोनिक प्लेट्स, तो यहां पर कंपन पैदा हुआ, जमीन में कंपन पैदा हुआ, जिसको हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स, ठीक है, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स यहां पर दो तरीके की होती हैं, एक होती है एस वेव्स, एक होती है पी वेव्स। एस वेव्स होती हैं सेकेंडरी वेव्स, पी वेव्स होती हैं प्राइमरी वेव्स, ठीक है। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स कौन सी होती है, प्राइमरी वेव्स होती है जो जमीन में जो टकराया ना, टकराव हुआ है, उसकी वजह से इनके आसपास ऐसे पैरेलल जो कंपन पहुंचा है, जो पैरेलल उनके कंपन पहुंचा है, दैट इज द प्राइमरी वेव्स, जमीन के साथ साथ। और जो सेकेंडरी वेव्स होती है जब ये टकराती हैं, तो जो ऊपर की तरफ यहां पर परपेंडिकुलर वाइज जो यहां पर कंपन पहुंचा है, जो जमीन पे टकराएगा, उसको हम कहते हैं एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। अब जो वेव्स यहां पर ऊपर की तरफ कंप कपाती हुई चलती हैं और पहुंच जाती हैं जमीन पर, और उस टाइम यहां पर धरती यहां पर आपकी हिल जाती है, क्योंकि जमीन से वो एनर्जी जो है वो यहां पर ऊपर की तरफ भागती है, ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है, और हमारी धरती को जो बेस है, जो हमारा मेन लेयर है, उसको हिला देती है, ठीक है। और जो पॉइंट जहां पर ये आपस में टकरा रही हैं, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, ठीक है। और वो जो फोकस से जो वेव्स निकल रही है, सेकेंडरी वेव, सिस्मिक वेव का एक टाइप है सेकेंडरी वेव, जब वो निकलती हैं और जमीन पे जहां पर वो पहुंचती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। आपने एपिसेंटर जरूर सुना होगा, जब भी भूकंप आता है वो कहते हैं एपिसेंटर इसका अफगानिस्तान में था, है ना। अफगानिस्तान में, यहां पर अफगानिस्तान में ज्यादा एपिसेंटर बनते हैं, है ना, जो इंडिया में भूकंप आते हैं, एपिसेंटर इसका अफगानिस्तान में था, तो वो एपिसेंटर होता है, ठीक है। और ये जो वेव्स है, सिस्मिक वेव्स जो हैं, इनका आंकलन किया जाता है किसके थ्रू, इनका आंकलन किया जाता है रिक्टर स्केल के थ्रू और सिस्मोग्राफ के थ्रू, ठीक है। दो तरीके के होते हैं। रिक्टर स्केल जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो मापता है, एम्पलीट्यूड यहां पर कि कितना लेवल पे यहां पर आपका भूकंप गया है। लेवल इसका 1 से लेकर 10 तक जाता है, और जो 5 साढ़े 5 तक होता है वो होता है मॉडरेट लेवल, मतलब कि इतना ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 साढ़े 4 5 साढ़े 5 तक यहां पर भूकंप का झटका इतना ज्यादा तीव्र नहीं होता। लेकिन 5.5 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ता रहता है, वो झटके जो होता है बहुत गजब लगने लग जाते हैं, वो पूरा कमरा ऐसे हिलने लग जाता है, उससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर कोई बिल्डिंग बढ़िया तरीके से अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग यहां पर जो उससे संभलने के लिए नहीं बनी है। तो आई होप कि अर्थक्वेक का फंडा जो है आपको समझ में आया होगा कि अर्थक्वेक कैसे होता है। जो मैंने बातें करी हैं वो आपको कुछ हद तक इस डायग्राम के थ्रू भी समझ में आ जाएंगी। मैंने आपसे टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की, मैंने आपसे फोकस की बात की, आपसे एपिसेंटर की बात की, आपसे सिस्मिक वेव्स की बात की, और जो ऊपर क्रैक यहां पर प्रोड्यूस होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जो ऊपर लेयर है उससे जो क्रैक प्रोड्यूस होता है उसको हम
फ्लोल्ट कहते हैं, जो रॉक्स के बीच में क्रैक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ज्ञान, अर्थक्वेक, धरती में हमारा जो भूकंप है वो कैसे आता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और आज के बाद आपसे कोई पूछेगा या फिर कभी भूकंप आएगा तो घर पे थोड़ी सी अपनी पी बनाने के लिए बोल देना कि रुको बैठो जरा, अर्थक्वेक तो चला गया, मैं आपको थोड़ी इसके अर्थक्वेक के बारे में जानकारी देता हूं, अर्थक्वेक ऐसे आता है। ठीक है, तो आगे से आपके पिताजी के सामने बैठ देना। वैसे तो आपके पिताजी को बहुत ज्यादा ज्ञान है, पिताजी हमारे ऐसे ही कहते हैं ना, बेटा तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान तो हमें है, हमने जिंदगी देखी, हमने ऐसे थोड़े ना अपने बाल उड़वा लिए या हमने बाल अपने सफेद थोड़े ना कर लिए। तो पिताजी को अगली बार कोई भूकंप शुकंप आए तो खुद ज्ञान देना, पिताजी, है ना। फिर पता है क्या कहना, फिर पिताजी कहेंगे ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, है ना, हमने ऐसे थोड़ी ना बाल सफेद कर लिए, मैं तुम्हें भूकंप के बारे में बताता हूँ। तो आगे से कहना कि सर पिताजी आपके बाल सफेद हुए, उसके साथ साथ हमारे गुरुजी के बाल भी सफेद हो चुके हैं, हमारे गुरुजी ने अपनी दाढ़ी के बाल थोड़ी ना ऐसे सफेद कर लिए, उनको भी तो ज्ञान होगा, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, अब हम आपको ज्ञान देंगे, तो बैठकर उनको अपना ज्ञान चेपना। ठीक है, भूकंप के बारे में। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको आज का ज्ञान, है ना। वो अलग बात है कि इतना जब बोलोगे उसके बाद सीधा सीधा एक फ्लाइंग चप्पल तो माता फेंकती है, बापू तो फ्लाइंग चप्पल नहीं फेंकता, बापू तो सीधा उसका हाथ ही काफी है ना, ये आएगा ऐसे तड़, आप उड़ते जाओगे, वहां पर आपकी जिंदगी में भूकंप आ जाएगा। फिर आप भूकंप, मेरे वाला भूकंप आपको याद नहीं रहेगा, आपके दिमाग में सिस्मिक वेव्स चल रही होंगी, फिर आप सोचोगे सर मेरे दिमाग में, फिर अगले दिन आगे पूछोगे सर मेरे दिमाग में सिस्मिक वेव चल रही थी, कल पापा ने मेरे को थप्पड़ मारा, तो पी वेव थी कि वो एस वेव थी, है ना। तो वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मेरे लिए भी जानना कि पी वेव आई थी कि एस वेव आई थी, वो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि एस वेव ऐसे ऐसे, पी वेव ऐसे ऐसे गई होगी, एस वेव ऐसे गई होगी, तो कैसे गई है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा उस टाइम पे तुम्हें। ओके, चलो अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज बीइंग डेवलप्ड इन द भिवंडी तालुका ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो थाने जिले में स्थित भिवंडी तालुका भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल यहां पर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। सो भिवंडी थाने में है, यहां पर एक गांव बनाया जाएगा, दैट इज द कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल मतलब बहुत बार हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जितना वहां पर आपका एमिशन किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड या किसी चीज का, तो उतना ही वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को दूसरे तरीके से प्रोटेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर कम करने का प्रयास करेंगे, तो वो आपका कार्बन न्यूट्रल होगा। ये भिवंडी नाम का जो इलाका है उसको यहाँ पर बनाया गया है थाने का पहला न्यूट्रल विलेज, कार्बन न्यूट्रल विलेज। यहाँ पर मिनिमाइज की जाएगी कार्बन एमिशन, एंड इसके अलावा यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल विलेज के अलावा 121 ट्राइबल विलेजेस को भी यहाँ पर घोषित किया गया, उनको मॉडल विलेजेस बनाया जाएगा, और मॉडल विलेजेस के तहत उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज, वहां पर लिविंग कंडीशन इंप्रूव करने की बात की जा रही है। ठीक है, ओके। सो ये चीज आपकी आई है यहाँ पर भिवंडी विलेज। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की टारगेट की बात करूं, तो हमारा देश हिंदुस्तान जो है, एज पर दी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो इन्होंने कोप, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग हुई थी, उसके अंदर यहां पर इन्होंने घोषणा की थी हमारा इंडिया जो है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएगा, जिसकी शुरुआत इन्होंने एक विलेज से, मतलब शुरुआत तो नहीं कहूंगा, मतलब वन ऑफ द विलेज जो कार्बन न्यूट्रल बनाने की शुरुआत की गई है वो की गई है भिवंडी। धीरे धीरे आगे आगे और विलेजेस और शहरों को भी इसमें जोड़ा जाएगा, और फिर आखिरकार 2070 तक यहाँ पर आपका इंडिया कार्बन न्यूट्रल पहुंच जाएगा। 2070 अभी चल रहा है 2023, तो आज से तकरीबन हो गए 45 साल, 45 से ज़्यादा हो गया ना, 47 साल। मेरी उम्र हो जाएगी 47 में, ठीक है, ठीक है यार, शायद उम्मीद करते देख के ही जाए, है ना। 2070 तक होता है नहीं होता है, या फिर कहीं 2070 के बाद टारगेट और आगे बढ़ जाए कि अब 2017 नहीं, अब 2140 में होगा, 70 साल और बढ़ा दे, है ना। तो फिर क्या होगा, आपके बच्चे देख के जाएंगे, फिर तो आप भी क्या पता रहो ना रहो तब तक। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यहां पर सेटअप करेगा पहला इंटरनेशनल कैंपस जंजीबार तंजानिया में, जंजीबार तंजानिया में यहां पर सेटअप करेगा। जंजीबार विद वन ऑफ द 3 कैंपसेस ऑफ द आईआईटी व्हिच विल बी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। ओके, सो जंजीबार ये तीसरा यहां पर कैंपस बनेगा। ऑलरेडी 2 कैंपसेस, एक अबू धाबी में, दूसरा कुआलालंपुर में आईआईटी मद्रास का यहां पर कैंपस है। ये आपका तीसरा कैंपस बनने वाला है, जो कि यहां पर आपका आईआईटी मद्रास का जंजीबार में। सो आईआईटी मद्रास अपना इंटरनेशनल कैंपस कहां पर बना रहा है, जंजीबार में बना रहा है, तंजानिया में बना रहा है, और ये यहां पर ऑलरेडी अबू धाबी और कुआलालंपुर में इसके कैंपस मौजूद है।
ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ पर कहां पर है, ज़ांज़ीबार में है। पहले कहां पर है, अबू धाबी और कुआलालंपुर में है। अबू धाबी यूएई में है और कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है यहाँ पर, और ये यूएई की कैपिटल है। और तंजानिया के बारे में स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर करंट कैपिटल जो है डोडोमा है और यहाँ की करेंसी तंजानियन शिलिंग है। ठीक है, ओके। भूग भ्रवेता कपल, भूग भ्रवेता, भूग भ्रवेता क्या होता है? ये क्या है? इतनी कसम हिंदी नहीं आती भाई साहब। मुझे पता है कि आप आरआरबी पीओ के लिए हिंदी पढ़ाते हो, है ना, लेकिन इतनी हिंदी हमें भी नहीं आती। भू भगरवेता क्या होता है ना? अच्छा, किसी को आरआरबी पीओ की हिंदी पढ़नी हो ना तो हर्षल सर से बात कर लेना। ये आरआरबी पीओ की हिंदी लेकर आ रहे हैं, है ना, पूरा कोर्स ही लेकर आएंगे। और पिछले साल भी इन्होंने करवाया था, खैर तब इनको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी उम्दा तरीके से आपको जिस तरह से गणित पढ़ाते हैं उसी उम्दा तरीके से इनकी जो शैली है पढ़ाने की वो हिंदी में भी बहुत ही बहुत ही बहुत ही शब्द नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए हिंदी में, है ना। इंग्लिश में तो बता दो तो कमेंडेबल रहेगी, है ना। तो अगर आपको हिंदी में कुछ ज्ञान प्राप्ति चाहिए आरआरबी पीओ से रिलेटेड तो हर्षल सर से आप संपर्क कर सकते हो, है ना। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 15 दिन का मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर दी एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, 15 दिन का रजिस्ट्रेशन कैंपेन चलाया है। 15 दिन का रजिस्ट्रेशन कैंपेन एमएसएमई के लिए चलाया है। एमएसएमई, है ना, एमएसएमई जो है यहाँ पर होते हैं जो रजिस्टर करते हैं अपने आप को एमएसएमई के रूप में, उनके लिए। एमएसएमई के रूप में रजिस्टर करना, सर समझ नहीं आई बात, मतलब क्या? एमएसएमई, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं उसको रजिस्टर करना जरूरी है? नहीं। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसको रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। हाँ, बकायदा आपको कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसके लाइसेंस चाहिए सरकार के द्वारा, ठीक है, लिया जाएगा, लाइसेंस आपको चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कोई यहाँ पर किराने की दुकान खोल ली तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, नहीं जरूरी, आप खोल सकते हो, कोई इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पर हमारे। हाँ, अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो ऑब्वियस है फूड डिपार्टमेंट जो एफएसएसआई उससे आपको लाइसेंस चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। आप फैक्ट्री खोल रहे हो तो कई सारे लाइसेंस चाहिए होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको पास जरूरी नहीं होता कि आपको एज एमएसएमई रजिस्टर करना है। लेकिन एमएसएमई की तरह अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें वन ऑफ द बेनिफिट जो मुझे मालूम है, क्योंकि बैंकिंग से जुड़ा हुआ तो मुझे मालूम है, अगर आप एमएसएमई के तहत रजिस्टर करते हो तो यहाँ पर सरकार के द्वारा, यहाँ पर अगर आपने कोई लोन लिया है बैंक से तो सरकार के द्वारा आपको यहाँ पर जो ब्याज है उसमें सब्सिडी दी जाती है, इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर कुछ ना कुछ स्कीम्स आए दिन आती रहती है। इवन मैंने पिछले दिनों में एक लोन किया था, उसमें मैंने 10 लाख का केवल वो लोन था, उसमें अमाउंट भी होती है कि इतने लोन लिया जाएगा लोन। उस 10 लाख के लोन पे, मैं आज से 1.5-2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 लाख पे लोन पे 8% ब्याज था उस वक्त पे, अभी तो ज्यादा हो चुका है, 8% ब्याज था। उसको सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई थी 7% की। उस भाई को केवल 1% ब्याज देना था, उसने 8% भरा, कुछ टाइम बाद सरकार की तरफ से यहाँ पर जो ब्याज भरा था उसके अकॉर्डिंग 7% उसके अकाउंट में आ गया, उसकी जेब से 1% लगा। ये बेनिफिट होता है एमएसएमई का यहाँ पर। लेकिन वो है, वही है कि सरकार है, उसके लिए पहले लोन लो, फिर उस स्कीम के तहत अप्लाई करो, फिर सरकार उसको अप्रूवल देगी, आपकी उस लोन को देगी नहीं देगी दैट इज डिफरेंट थिंग। उसने अप्रूवल करवा लिया था जैसे तैसे करके और उसको यहाँ पर फायदा मिला। तो इसलिए यहाँ पर यूपी सरकार भी कह रहा है कि भाई साहब आपके हमारे यहाँ पर टोटल 14 लाख 90 लाख जो है एमएसएमई एक्टिव है, यानी कि एमएसएमईज हैं यहाँ पर, मतलब जो एलिजिबल हैं एमएसएमईज हो सकती हैं वो 90 लाख, लेकिन उनमें से केवल 14 लाख ने ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, 14 लाख ने। यानी कि अगर हम किसी को फायदा देना चाहें तो केवल हम 14 लाख को दे सकते हैं, बाकी बचे हुए जो आपके 76 लाख हैं एमएसएमईज हैं उनको फायदा ही नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा। इसका रजिस्ट्रेशन आपका एक उद्यम पोर्टल है, उस पे होता है। यहाँ पर उद्यम पोर्टल नहीं कर लिख रखा, कहीं नहीं लिख रखा, चलो यहाँ पर एक उद्यम पोर्टल होता है, उसमें यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप एमएसएमई के थ्रू रजिस्टर कराना चाहते हैं उद्यम पोर्टल पे जाकर आप रजिस्टर करा सकते हो, नॉर्मल आपकी डिटेल्स डलती है और आप ऑनलाइन खुद घर से भी कर सकते हो, ठीक है। इन ईच डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज विल ऑर्गेनाइज कैंप्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमईज। अब यहाँ पर एक काम करना, अगर आप यहाँ पर कोई भी एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो घर पर अगर आपके पापा या आपके बड़े भाई या जो भी है जो बिजनेस को संभालते हैं उनसे अच्छी खासी बनती है तो उनको मेरी तरफ से एक सलाह दे देना। कहते सर ने एक सलाह दी है कि आप यहाँ पर खुद, अगर आप इतने समझदार हैं तो आज उद्यम पोर्टल खोलना
ठीक है। उद्यम पोर्टल एमएसएमई लिखना, आपको पोर्टल मिलेगा, उस पर अपने बिजनेस की थोड़ी बहुत डिटेल डलती है, ज्यादा नहीं डलती है, थोड़ी बहुत डिटेल डलती है। अगर पापा या भाई से या जो भी बिजनेस संभालता है उससे बनती है तो डिटेल ले लेना, अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा देना, या पापा को कह देना अपने जो भी सीए या जो भी मुनीम अकाउंटेंट से काम करते हैं तो उनसे उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करा ले, क्योंकि सरकार इससे रिलेटेड कोई ना कोई स्कीम लाती रहती है, कोई ना कोई फायदा देती रहती है। तो अगर आप छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं एमएसएमई के तहत, अगर आप एलिजिबल आते हैं, ऑब्वियस एलिजिबल होंगे आप, तो आपको उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। उसके बाद आपका एक नंबर आता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, कुछ दिन बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा एमएसएमई का, एक पूरा सर्टिफिकेट होगा जो आपको एज ए एमएसएमई डिक्लेयर कर देगा। आप एज ए एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल या मीडियम जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके वो रजिस्ट्रेशन में बना आ जाएगा, और वो आपका जिंदगी भर के लिए वैलिड रहेगा। कोई भी सरकार के द्वारा कभी भी कोई स्कीम आई, कोई भी पैसा आया, एमएसएमई को बांटा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो हो सकता है उसका फायदा आपको मिल जाए। आने वाला समय चुनावों का समय है, तो सरकार कोई ना कोई स्कीम लेकर आएगी, डेफिनेटली लेकर आएगी आपको लोगों को यहाँ पर एमएसएमई को, किसानों के लिए या कुछ ना कुछ, तो आप रजिस्टर पहले से करा लीजिए तब भीड़ ना बढ़ जाए। तो इसलिए ये आज आपको थोड़ी सी मैंने ज्ञान की बात एक और बताई है, घर पर बात कर लीजिएगा और जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है। ओके, सो ये मेरे क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। कल क्विज अपलोड नहीं हो पाए, आज हो जाएंगे दोनों के दोनों दिन के, तो आज कर लीजिएगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, चलो मैं पानी पी लूं, है ना, इतनी देर आपको एक पेज दे देता हूं, उसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है, ये पढ़ लो इतनी देर, मैं वापस से इस न्यूज पे आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक 2 मिनट का, मैं पानी पी लेता हूं इतनी देर। सर बिजनेस होता तो बैंकिंग प्रिपरेशन क्यों करते? देखो बेटा, ये जरूरी नहीं होता कि बिजनेस होता है तो आप बिजनेस में जाओगे, किसी की खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ क्या होती है, स्टीम भी होती है, कि इंसान जरूरी नहीं होता कि पिताजी के भाई के बिजनेस में घुसता है ना। उसका सरेआम एग्जांपल आपके सामने अभी जो व्यक्ति बोल रहा है वो है ना। हमारा भी बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है, अभी भी आज भी बिजनेस में जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को खुद की एक एंटिटी भी होती है यार, बंदे को खुद की एंटिटी खुद की एस्टेब्लिश करनी चाहिए। कब तक डिपेंड रहोगे? वो बिजनेस तो एक प्रकार से आप डिपेंड ही हो ना। कल को, हाँ कल को आप उस बिजनेस को हो सकता है टेक ओवर कर लो, अलग से कुछ एक्सपेंड कर लो, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक खुद की आइडेंटिटी खुद की होती है। अपनी खुद की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना शुरू करो। ये सोच वोच जो है ना, सर बैंकिंग प्रिपरेशन क्यों करते, बिजनेस क्यों होता है, तो ये भाई साहब सोच बड़ी बचकानी सोच है, इन जैसी सोचों से दूर रहो, ठीक है। अंदर क्षमता होनी चाहिए, जिंदगी में कुछ भी कर सकते। मैं और दीदी मिलकर पार्लर चलाते हो, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मई का क्रॉसवर्ड पीडीएफ आएगा, कब आएगा मई का पीडीएफ? उम्मीद करता हूँ आज वैसे हो जाना चाहिए, नहीं तो खींच खांच के कल तो आ ही जाएगा। सर ऐड मोर न्यूज बाय टेकिंग लेस न्यूज एंड लैगिंग। लैगिंग, आई एम बिग बिलीवर, आई एम जस्ट फॉलोइंग योर क्लास एंड डोंट टेक इट इन बैड वे, जस्ट अच्छा जस्ट टेकिंग फॉलोइंग योर क्लासेस, तो फॉलोइंग माई क्लासेस तो आपको कैसे पता कम न्यूज़ है ना। बच्चे जो करवा रहा हो ना उसको अगर आंख भर के बिलीव करोगे ना तो पढ़ लो, है ना, टेंशन मत लो। ये जो चीजें है ना कि न्यूज ज्यादा करवाओ कम करवाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी टेंशन है, फिर भाई साहब 3-4 सोर्स फॉलो कर लो तुम। अगर ये दिमाग में अगर टेंशन लेकर काम कर रहे हो ना, फिर जो तुम्हारे सामने है वो भी याद नहीं होंगी। जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, क्या कहेंगे लोग, ऐसा कुछ होता है ना, तो बस वही है जिंदगी का सबसे बड़ा दुख। वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है, जो तुम्हें चल रहा है वो तुम पढ़ते नहीं हो, जो दूसरी तरफ चल रहा है वो तुम्हें ध्यान में रहता है, ठीक है। तो जो चीज सामने है उसको अच्छे से पढ़ो, रेदर देन इधर उधर भटकने के बजाय। अब कहीं और से पढ़ोगे वहां भी यही होगा, यार यार वहां तो ये पढ़ रहा था, तो इसलिए तुम्हारे लिए ये सजा है, तुम 4 सोर्सेज फॉलो करो, तब जाके तुम्हारी न्यूज जो तुम कह रहे हो लैग और ये वो फिर गड़बड़ हो जाए, फिर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा वो चीज। शूज के फैक्ट्री उसको रजिस्टर, हाँ कर सकते हो। 6 मंथ्स का करंट, बस कहीं पर भी जाओगे।
हाँ, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे रोग। अभी तो बताया यार, कल का कुछ कल होगा। ओ आज हो जाएगा अपलोड, अभी तो बोला। चले पढ़ लिया ये वाला चार्ट पूरा। अब ये जो चार्ट है पूरा का पूरा, देखो इस चार्ट में क्या सीन है आपके सामने। ये जो पर्टिकुलर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, ठीक है। अब ये पेज पे जो एथलीट इवेंट और न्यू रिकॉर्ड का नाम दे रखा है, ये जो पेज है केवल और केवल उससे रिलेटेड है कि इन इवेंट्स में यहां पर प्रीवियस कोई ना कोई रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। प्रीवियस कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हुआ है यहां पर आपका, ये चीज यहां पर आपका इसमें कह रखी है, ठीक है। अब यहां पर जो चीज मैंने आपको दी है ये चार्ट, अब आप में से काफी लोग सोचेंगे कि सर चार्ट को क्या स्किप किया जा सकता है, इस चार्ट को क्या छोड़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल आप स्किप कर सकते हो इस चार्ट को, मैं नहीं कहूंगा आपको कि इस चार्ट को पूरा पूरा याद करना यहां पर जरूरी है, मगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से कैसे बनेगा, क्योंकि ये देखो रिकॉर्ड बनाया गया है, कुछ नया रिकॉर्ड एस्टेब्लिश है, तो जब रिकॉर्ड आता है तो ऑब्वियस एक क्वेश्चन भी बन सकता है। पूछ सकते हैं तान्या चौधरी जो है वो कौन से इवेंट से बिलोंग करते हैं जिन्होंने हाल ही में यहां पर एक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया था आपका, है ना। या फिर कुछ और तान्या चौधरी ने यहां पर आपका, हाँ मतलब यूनिवर्सिटी का नाम पूछ लेंगे। तो अगर देखो कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो इस न्यूज को याद करना, इस पेज को, तो कर लेना, नहीं अफोर्ड कर सकते हो छोड़ देना। मैंने दोनों ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022, यहां पर यूपी में हुई, उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई, तीसरा एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, और जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। यहां पर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। टॉप कैसे करते हैं, जिसके गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा होते हैं वो टीम टॉप करती है, वो कंट्री वो यूनिवर्सिटी यहां पर टॉप करती है। तो 26 गोल्ड मेडल पंजाब यूनिवर्सिटी के थे। यहां पर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, आप सोचो कि सर पंजाब में तो PU आता है, ये PA आपने क्यों लिखा है, पंजाब यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग यही है, ठीक है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये भी पंजाब की है, इसने 24, जैन यूनिवर्सिटी 16, पंजाबी यूनिवर्सिटी यहां पर 12, और गुरु काशी यूनिवर्सिटी 9 मेडल के साथ ये टॉप 5 में यहां पर टोटल रही, और इनकी टोटल मेडल टैली बाकी सिल्वर ब्रॉन्ज इन्होंने जीते वो रही। इसमें ये डिपेंड, इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप नंबर 1 पे रहोगे, नंबर 1 डिपेंड करता है आपके कितने गोल्ड मेडल है, ठीक है। ओके सो ये आपका हो गया मेडल टैली, और ये मैंने रिकॉर्ड वाला बता ही दिया। ओके तो ये हो गया, और भी है इसके अंदर। हाँ अब ये थोड़ी डिटेल है। सबसे पहला जो है वो भुवनेश्वर में हुआ था, दूसरा जो है बेंगलुरु में हुआ था। इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनके यहां पर आपके ये इवेंट्स होते हैं, आप अभी तक आप समझ गए होंगे इसके नाम से। ये तीसरा है, उत्तर प्रदेश में किया गया था, नोएडा में, लखनऊ में, वाराणसी, गोरखपुर, न्यू दिल्ली में शूटिंग इवेंट हुआ था। ऑर्गेनाइजर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है। पार्टिसिपेंट्स इसमें 4750 एथलीट्स हैं फ्रॉम मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज हु कंप्लीटेड 822 मेडल्स। ये सारे के सारे मेडल, टोटल इतने मेडल यहां पर जीते आपके पार्टिसिपेंट्स इतने हुए, 200 यूनिवर्सिटी से आए थे। टोटल स्पोर्ट्स 21 स्पोर्ट्स इसमें खेले गए। मैस्कोट का जो था जीतू, जीतू ये एक बारहसिंगा है, ये इस तरह का ये मैस्कोट था यहाँ पर आपका। बारहसिंगा किसको कहते हैं, एक डियर टाइप को है ना, सींग वाले बारहसिंगा ना, सींग गिनो इसके 12 होंगे है ना, तभी बारहसिंगा कहते हैं, राइट। स्वैप डियर द स्टेट एनिमल ऑफ यूपी है ये आपका। गेम का एंथम खेलो इंडिया हर दिल में देश, कंपोज्ड एंड संग बाय द रिनाउंड सिंगर पलाश सेन, और द टॉर्च जो एक मशाल लेकर जाई जाती है उसको शक्ति नाम दिया गया था। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है आपकी यहाँ पर KUIG की, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। अकॉर्डिंग टू मी कोई भी क्वेश्चन इसमें से किसी भी कॉलम में से पूछा जा सकता है। अच्छा ये पेज है, इसको छोड़ना मत, इसको याद रख लेना, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मैं स्किप करने के लिए नहीं कहूंगा आपको। अगली न्यूज, रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता स्पेनिश GP 2023, टाइटल ऑफ 63 एडिशन ऑफ फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स यहां पर जो हुआ और जीता गया रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा। इसके बाद यहां पर दूसरे स्थान पर मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन रहे एट द सेकंड प्लेस, एंड मर्सिडीज के जॉर्ज रसल रहे तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो ये यहां पर फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स यहां पर रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है, और ये हाल ही के कुछ रीसेंट ग्रैंड प्रिक्स विनर है। मैंने पिछले दिनों में आपको करवाए भी थे। मोनाको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, मियामी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, और ऑस्ट्रेलियन भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, और ये भी यहां पर
स्पेनिश वाला भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। इसके अलावा सऊदी और अजरबैजान सर्जियो पेरेज ने यहां पर जीता है। इंडिया के अरविंद चिदम्बरम ने जीता दुबई ओपन चेस 2023। अरविंद चिदम्बरम ने 23rd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट यहां पर जीता। दुबई चेस कल्चर क्लब दुबई में, ऑब्वियस दुबई है तो दुबई में ही आयोजित किया होगा। इसके बाद यहां पर जावोखिर सिदारोव जो उज्बेकिस्तान के हैं और अर्जुन इर्गियासी जो कि इंडिया के हैं तीसरे स्थान पर रहे। तो पहले स्थान पर दुबई चेस ओपन में कौन रहा? अरविंद चिदम्बरम यहां पर इंडिया के रहे थे। तो ये आपको याद रखना, अरविंद चिदम्बरम जी का नाम दुबई ओपन 2023 में दूसरे स्थान पर रहे। ये चाहे स्किप कर देना, लेकिन तीसरे स्थान वाला जरूर याद रख लेना, अर्जुन इर्गियासी जो कि इंडिया के ही हैं। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज आती हुई यहां पर अरविंद चिदम्बरम दुबई ओपन के विनर। द इंपैक्ट रैंकिंग 2023। सो यहां पर एक रैंकिंग आती हुई, इंडेक्स आता हुआ, रिपोर्ट आती हुई, द इंपैक्ट रैंकिंग 2023। इंपैक्ट रैंकिंग 2023 क्या कहती है? इंपैक्ट रैंकिंग 2023 से आपके टाइम्स के द्वारा दी जाती है, टाइम्स हायर एजुकेशन। ये दा जो है, ये बोलने के लिए दा है, लेकिन एक्चुअल में THE है। THE का मतलब होता है टाइम्स हायर एजुकेशन, THE इंपैक्ट रैंकिंग, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किसने बेटर परफॉर्म किया है, इससे संबंधित एक यहां पर इंडेक्स, इससे संबंधित यहां पर एक रिपोर्ट आती हुई। तो यहां पर 2023 इंपैक्ट रैंकिंग जो है ये 5th एडिशन था इस बार। और इस रैंकिंग में अगर मैं बात करूं तो यहां पर टोटल 1591 यूनिवर्सिटीज का आंकलन किया गया। टोटल 1591 यूनिवर्सिटीज का इसमें आंकलन किया गया और इस आंकलन के बाद यहां पर यह लिस्ट हमारे सामने बनकर आई। ओवरऑल रैंकिंग, जो पूरी दुनिया में जो ओवरऑल रैंकिंग देखने को मिली, उसमें यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है टॉप किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में यूनाइटेड किंगडम, क्यूंस यूनिवर्सिटी कनाडा, यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया। तो ये यहां पर टॉप 5 में आपकी रही हैं। टॉप 5 ऑन दी ओवरऑल रैंकिंग: वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, क्वींस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया। ये यहां पर टॉप 5 पर रही, अलोंग विद देयर कंट्री नेम, याद रख लेना यहां पर आपका। और टॉप 3 यूनिवर्सिटीज इंडिया में जो यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था वो था अमृत विश्व विद्यापीठ, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ओवरऑल रैंकिंग में ये आपका 52 स्थान पर रहा, लेकिन इंडिया में यहां पर पहले स्थान पर रहा, इंडिया की तरफ से पहले स्थान पर। ओवरऑल ये 52nd पोजीशन पर रहा। उसका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 101 से 200 स्थान पर, 101 से 200 स्थान पर एक और LPU भी रही, और दूसरी शोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस जो कि भजोल हिमाचल प्रदेश की है, ये भी यहां पर रही। ये यहां पर जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है इसी तरह रेंज में आती हैं आपकी, और भी बहुत सारे रैंकिंग हम पढ़ते रहते हैं, आए ना दिन आते हैं, तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हमेशा ऐसे रेंज में आती है। टॉप 100 तक तो आपकी डायरेक्ट होती है, उसके बाद ये रेंज में आ जानी शुरू हो जाती है। अब रेंज अलग अलग, रैंकिंग अलग अलग हो सकती है। तो यहां पर ये पेज जो है अच्छा पेज है, मैं याद करने के लिए रिकमेंड करूंगा आपको। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी टॉप यहां पर किया, इंडिया में से किसने टॉप किया, कौन से स्टेट में है और ये कौन सी कंट्री में है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये यहां पर इस पेज में से आपको याद क्या करना है, इस पेज में से ये याद रखना है, दा का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, और कितनी यूनिवर्सिटीज हैं इसमें ये याद रखना है। 1591 5th एडिशन टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2023 देखने को मिला था। ठीक है, ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। ये रिसेंट रैंकिंग है इंडिया की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एनुअल AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023, यूएसए ने टॉप किया है। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग इंडेक्स, यहां पर आपका हाल ही में वेनेजुएला ने टॉप किया था, और ये हमने पिछले दिनों में ये सारी रैंकिंग पढ़ी हुई थी, एक एक करके न्यूज आई थी। ऑबिचुरी पे आते हैं। यहां पर आपकी जिनकी मृत्यु हुई है हाल ही में, जिसमें पद्मश्री अवॉर्डी एंड वेक्टरन एक्ट्रेस सुलोचना लटकर, आपने इनकी इससे आपने शायद पहचान लिया होगा, आपने देखा होगा इनको मूवीज में, पुरानी मूवीज में। इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1999 में यहां पर आपका, और फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी 2004 में इनको दिया जा चुका है। यह है सुलोचना लटकर, मुंबई में इनका निधन हो गया। एक और यहां पर पर्सनैलिटी आए हैं, दैट इज द नोटेड थिएटर एक्टर एंड डायरेक्टर अमीर राजा हुसैन। इसमें हिंदी गायब है, चलो कोई बात नहीं। अमीर राजा हुसैन, इनका निधन हो गया। ये बहुत सारी जगह पर परफॉर्म कर चुके हैं, मूवीज में आ चुके हैं यहां पर आपने, और एक मूवी इनकी बाहुबली, RRR भी रही थी। RRR और बाहुबली में, RRR और बाहुबली में मुझे याद आ ही नहीं रहा यार, इनको कौन से कैरेक्टर में देखा था आपने? बाहुबली में देखा, RRR में देखा, कमाल है।
आपको याद आ रहा है इनकी शक्ल देखकर कौन सा करेक्टर था इनका? चलो कोई बात होगा। और आने वाली मूवी आदि पुरुष है ना, काफी विवादों में घिरी हुई है, ये भी आने वाली, उसमें भी दिखाई देंगे। तो ये द 50 Day वॉर बेस्ड ऑन द कारगिल वॉर, लेजेंड ऑफ राम बेस्ड ऑन द एपिक रामायण, इसमें भी यहां पर दिखाई दिए थे। एंड द डायरेक्टर हैं आपके ये एक स्टेज डोर थिएटर कंपनी के, जो कि 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था। 91 प्रोडक्शंस एंड 1100 परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं। इनको यहां पर पद्मश्री 2001 में दिया जा चुका है। तो ये जो ओबिचुरीज होती हैं, इनको जो अवार्ड मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल रिसेंट में थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, पहले बीच में ट्रेंड आया था कि जो भी ओबिचुरी होती है उनके प्रोफेशन पूछने का ट्रेंड आया था, तो 2-3 साल वो प्रोफेशन पूछा एग्जामिनर ने। अभी पिछले 2-3 साल से यहाँ पर ट्रेंड आया कि ओबिचुरी के अवार्ड्स पूछ रहे हैं कि इनको ये अवार्ड, ये इनका हाल ही में निधन हो गया, इनको अवार्ड कौन से साल में मिला था। हो सकता है इस साल ट्रेंड चेंज हो जाए, क्या पता क्या पूछ लें, है ना। तो वी नेवर नो। तो बाकी सब चीजें हैं, अमीर राजा हुसैन, ये चीज यहाँ पर आई है। ओके चलो आगे चलते हैं। जिम हाइंस द फर्स्ट रनर अंडर 10 सेकेंड एंड 100 मीटर पास्ड अवे। सो जिम हाइंस एक अमेरिकन रनर है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 10 सेकेंड 100 मीटर दौड़ 10 सेकंड में कंप्लीट करने का जो रिकॉर्ड था, सबसे पहले इन्हीं का नाम था। मतलब 10 मीटर से 10 सेकंड के नीचे ये थे खिलाड़ी आपके जिम हाइंस, अमेरिकन रनर थे। 1968 ओलंपिक्स की बात है, मैक्सिको में जो हुआ था, उस वक्त यहां पर जिम हाइंस ने ऐसी दौड़ दौड़ी कि वो यहां पर 10 सेकंड से कम समय में यहां पर उन्होंने 100 मीटर पार कर लिया था। जिम हाइंस क्लॉक्ड अ हैंड टाइम 9.9 which also made him the first man to officially break 10 seconds on electronic timing and won his first Olympic gold medal भी जीता। और उन्होंने यहां पर आपका 9.95 सेकंड जो इलेक्ट्रॉनिकली अगर रजिस्टर करो तो इतने समय में 100 मीटर की दूर को 100 मीटर की दौड़ को कंप्लीट किया। नाम है जिम हाइंस, इनका निधन हो गया। पहले खिलाड़ी यहां पर बने थे 10 सेकंड में, 10 सेकंड से भी कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले। मार्क दिस न्यूज एज इंपॉर्टेंट न्यूज। एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, आएगा ये क्वेश्चन। ये भी टाइमिंग भी पूछ सकता है, इनकी कंट्री के बारे में पूछ सकता है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन से ईयर में ये इवेंट हुआ था ये भी पूछ सकता है, मैक्सिको में हुआ था ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये इवेंट यहां पर ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। मार्क दिस पैराग्राफ एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। नाम कुछ भी इसमें से आने वाले एग्जाम में आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये न्यूज देखने को मिलने वाली है हर हालत में। ठीक है, छाप लो, लिख लो, कहीं भी जहां भी आप इस साल इस न्यूज को आपको एग्जाम में मिलेगी ही मिलेगी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। 5 जून 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। थीम आएगी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इस बार की थीम है। एंड नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग 2023 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके 5 जून को यहां पर ये डे आपका अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग से जुड़ा हुआ। ओके मेरे दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही था। उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा एंड उम्मीद करता हूं आपने अब तक कोलकाता के इवेंट के लिए रजिस्टर कर लिया होगा। नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऊपर एक लिंक दे रखा है, उस पर जाके क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, खासकर जब एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद एक एरर आता है ना, तो एरर को इग्नोर कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप वेबसाइट के थ्रू करेंगे तो ऐसा एरर नहीं आएगा कोई, वो एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं तो एरर आ रहा है, तो टेंशन मत लो, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आपने एक बार कर दिया है तो आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर इनकेस फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने में, टेंशन में लेना, आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं वहां पर। आपका जब एंट्री होगी तो वहां पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो 11 तारीख को मुलाकात कर रहे हैं कोलकाता, है ना, आ रहे हैं वहां पर और बढ़िया से अच्छे से मुलाकात करेंगे। आपको मुझसे मिलना है तो मैं तो हुई, बाकी किसी टीचर से मिलना है वो भी है आपके लिए, है ना। आपको स्मृति मैम से मिलना है वो भी आएंगी, कृत्वी से मिलना है वो भी आएंगी, है ना। तो किसी से मिलना चाहते हो ज़रूर वहाँ पर मुलाकात करेंगे। मैं अपनी वाइफ के साथ, बच्ची के साथ वहाँ पर आऊँगा कोलकाता में, देखेंगे कोलकाता में इस बार क्या है देखने वाला, है ना। और मैंने सुना वहाँ पर तिवारी जी के रसगुल्ले बड़े फेमस हैं ना, मैंने सुना है, तो मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, है ना। तो रसगुल्ला खाऊंगा भाई साहब। बिहार वालों ने धोखा दिया, लिट्टी चोखा नहीं खिलाया। अब मैं जिंदगी भर बोल लूंगा, बिहार वालों ने बोलते रह गए लिट्टी चोखा सर, लिट्टी चोखा खिलाएंगे, आइए तो सही, लिट्टी चोखा खिलाएंगे। प्यार बहुत दिया, सम्मान बहुत दिया,
लेकिन यार मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ, पता नहीं अब लिट्टी चोखा मीठा तो नहीं होता ना, खैर नहीं पता नहीं, लेकिन अब मीठे का मैं शौकीन बहुत हूँ। तो रसगुल्ला तो भाई साहब मीठा होता है ना, मिठाई वहाँ की बहुत मीठी होती है। और मैंने सुना है, मुझे एक आदमी के से व्यक्ति विशेष ने खासकर बोला कि सर तिवारी जी की वहाँ पर मिठाई बहुत मशहूर है ना, तो तिवारी जी की मिठाई खाना पसंद करेंगे हम, है ना, लाइएगा ज़रूर, है ना, देखते हैं कितने लोग लेकर आते हैं ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू अगेन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और क्विज आप भी अपलोड हो जाएंगे आज ना। बाकी अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक हैं, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। और एक और चीज़ कल भी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर क्या है, जो आपका डिफरेंस अमाउंट है, अगर आपने स्टोर मॉडल के तहत किसी एक इंडिविजुअल टीचर का परचेज किया और बाकी आपको कोई परचेज करना है, तो आप डिफरेंस अमाउंट देकर भी आप परचेज कर सकते हो। आपने जो अमाउंट पे कर दी उसके अलावा डिफरेंस अमाउंट दीजिए और आपका पूरा पूरा होल सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ये भी प्रोविजन किया है। उसके लिए आपको SMS और एक मेल ऑलरेडी आ चुका होगा, अपनी मेल बॉक्स चेक कर सकते हैं जितने भी लोग जिन्होंने इंडिविजुअल कोर्स खरीदा हुआ है। और मेरा नया इंडिविजुअल कोर्स बैंकिंग फाइनेंशियल वेलनेस का 22 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। वो मैं लिंक विंक आपको दे दूंगा उसका बहुत जल्दी। और आज का सेशन और आज का ज्ञान कैसा लगा, आज आपको अर्थक्वेक के बारे में हमने बहुत डिटेल में जानकारी दी, कैसा लगा वो आज का ज्ञान जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको रोज के रोज कोई ना कोई ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे भी लग रहे होंगे ये चीज़ें, शॉर्ट जो चीज़ें मैं बताता हूँ। आज की न्यूज़ में डाटा बहुत ज़्यादा था, ठीक है, डाटा याद करने वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा आराम से तसल्ली से कीजिएगा, दिमाग पे बोझ मत बनाइएगा। करंट अफेयर्स आराम से तसल्ली से होती है, अगर दिमाग में बोझ बनाओगे तो करंट अफेयर्स करना ही छोड़ दोगे, है ना। तो इसलिए करंट अफेयर्स को बोझ की तरह मत देखा करो, करंट अफेयर्स को इत्मीनान से आराम से तसल्ली से करने वाली चीज़ की तरह देखा करो। बोझ बनाओगे तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाओगे, और जिस दिन फंस जाओगे, जिस दिन रुक जाओगे, उस दिन करना ही छोड़ दोगे, जो कि ज़्यादा खतरनाक है, जो कि ज़्यादा घातक है। इसलिए कहता हूँ एक सोर्स से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, और जितना बेटर रिवीजन होगा उतना एग्जाम में स्कोर होगा। अगर आप इधर उधर भटकोगे, उसने ये करा दिया, उसने वो करा दिया, उसने वो करा दिया, हो सकता करवाएं, हो सकता हो, लेकिन जो करवाया जा रहा है उसको ही अच्छे से कर लो, उससे ही आपके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप 3, 4, 5, 6, 10 जगह पे भटकोगे, एक जगह से पढ़ के चाहे वहां से पढ़ लो, लेकिन पढ़ो एक जगह से, बढ़िया से करो। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, ये PDF से भी पढ़ लेते हैं, वीडियो से भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे वो इन्फ्लुएंसर्स ने बोल रखा है। आजकल मार्केट में बड़ा ट्रेंड देख रहा हूँ कि 2 सोर्सेज फॉलो कर लो, एक PDF कर लो, एक वीडियो सोर्स कर लो। चाहे PDF कर लो, एक कर लो, वीडियो कर लो, एक कर लो, ज्यादा मार्क्स आएंगे इन कंपैरिजन टू PDF करोगे, वीडियो करोगे। एक PDF करोगे, वीडियो करोगे, उतने ही मार्क्स आएंगे जितना कोई एक बच्चा अकेले PDF करके एक वीडियो करके कर लेगा, ठीक है। आप अभी स्टूडेंट हो, टीचर मैं हूं, है ना, वो भी अभी अभी स्टूडेंट से अभी अभी निकल कर सामने आए हैं, है ना। उन्होंने वो चीज बोली है जो आपको सुनने में पसंद आ रही है। मेरी बात समझ रहे हो, जो चीज मार्केट में ट्रेंड होती है वही बोली जाती है, हो सकता है उन्होंने फॉलो ना करी। तो इसलिए टीचर ज्यादा बेटर तरीके से अपने एक्सपीरियंस से बता पाएगा, चीजों को समझो, सीखो और इंप्लीमेंट करो, रेदर देन गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अदर्स। किसी चीज से सीखो, एक्सपीरियंस वाले बंदे सीखो, और उसको इंप्लीमेंट करोगे, ज्यादा बेनिफिट मिला। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए जो भी आपको देखना है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं।